जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जो उसके सरसंघचालक हैं उद्बोधन देते हैं, उस उद्बोधन में बहुत कुछ खास हुआ है हर्षवर्धन। मुझे लगता है कि राजेश्वर बिना किसी क्या कहते हैं उसको कि हिचक संकोच वो कतई नहीं दिखा, बड़े कमांड में दिखे। और जो लंबे समय से लोग नाना प्रकार की चर्चाएं बातें कर रहे थे उस सब को उन्होंने विराम दे दिया बड़ी स्पष्टता के साथ। 4-5 जो पॉइंट हैं, सबसे पहला तो ये कि हिंदू जहां हैं वो एक रहें, और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो एक होकर एकजुट होकर उन्होंने प्रतिकार किया तो उनके ऊपर अत्याचार थोड़ा कम हो गया। मतलब मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आ रहे हैं कि 3 दिवस पंथ मांगते रहे रघुपत सिंधु किनारे, पढ़ते रहे सुच्छंद वहां अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, जगी अधीर धधक पौरुष की राम के शर से। फिर आखिर में वो कहते हैं, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन है पूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। जहां शस्त्र हो नहीं वहां शास्त्र पछताते या रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। मतलब स्पष्ट है। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि शक्ति तो हमें चाहिए, दुर्बल को तो दैव भी उस तरह से नहीं, उन्होंने वो भी जिक्र किया। बिल्कुल। और हिंदू समाज के शक्तिशाली होने की बात वो कहते हुए ये भी कहते हैं कि दुनिया में शायद हम अकेले हैं जो दूसरे को कोई मतलब किसी को दबा देना है, किसी को शोषित कर देना है। और उसके साथ उन्होंने कई और बातें कही जिसको आज के संदर्भ में हम कहें, चाहे वो हिंदू एकता की बात हो, कुआं श्मशान मंदिर आज फिर उन्होंने दोहराया। बिल्कुल। उन्होंने जो जीवन व्यवहार की बातें हैं, मतलब बड़ी छोटी छोटी बात, आप सोचिए कह रहे कि रेड लाइट पार मत कीजिए, टैक्स आप समय से भरिए। और जिस तरह से उन्होंने जो हमारे देश के महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि अपने अपने बांट लेते हैं। वाल्मीकि जी ने तो सबके लिए रामायण लिखी, और वाल्मीकि जयंती किसी वाल्मीकि बस्ती में क्यों मने? बिल्कुल सही बात आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण। वाल्मीकि बस्ती में ही वाल्मीकि जयंती क्यों मिलेगी? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ना, कई तरह की अनुसूचित जाति जनजाति, उनके आरक्षण, वर्गीकरण, उस सब को लेकर बात होती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे संगठन की, हिंदुत्व की, और जो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से मुस्लिमों की जातियां नहीं बताई जाती लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता है, और यहाँ पर मोहन भागवत जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट की, डीप स्टेट कभी शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया जिसकी चिंता लगातार जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी दल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो लगातार जताते चले आ रहे थे। तो कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत और भारतीयों की इज्जत पूरी देश में, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उनकी साख बढ़ रही है, इससे कैसे कुछ लोग परेशान हैं। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात हर्षवर्धन जो उन्होंने संविधान की बात की, कि संविधान के दायरे में, और बाबा साहब अम्बेडकर की भी चर्चा की कि कैसे संविधान का पाठ सबको पढ़ाना पड़ेगा, उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी सबको बताने पड़ेंगे। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हर व्यक्ति धर्म और रिलीजन को लेकर भी उन्होंने जो उनकी संघ की व्याख्या, मुझे लगता है ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं, वो चूंकि कई बार ये बात होती है ना, वो बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि जो रिलीजन कह के सब कुछ होता है ना, क्योंकि रिलीजन और स्टेट के रिश्ते वेस्ट के अलग हैं। भारत में धर्म और राज्य सत्ता के रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। यहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों का अपना स्थान है, और यहाँ की धर्म सत्ता और वहाँ उनका स्टेट जो रिलीजन के साथ जुड़ता है, जो चर्च के साथ जुड़ता है, वो बहुत अलग है। तो उसको एक तो उन्होंने परिभाषित किया, और दूसरा जब वो कहते हैं, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया डीप स्टेट, बिल्कुल, तो डीप स्टेट क्या है? यानी ऐसी साजिश, ऐसी ताकतें जो किसी दूसरे राज्य के, दूसरे स्टेट के लिए या दूसरे देश, अगर हम उस संदर्भ में कहें, उसको अस्थिर करती हैं क्योंकि उनका अपना हित बना रहे। बिल्कुल। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे यहाँ भी करने की कोशिश हो रही है, वो उद्यम हमारे यहाँ भी करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और उसे हमें रोकना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम एकजुट रहें। और एक बात उन्होंने और कही कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में बड़ा जरूरी है कि कैसे जो दुनिया के लोक कल्याण की भावना है उसको कैसे हम आगे लेकर चलें। और जब वो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का जिक्र करते हैं, बिरसा मुंडा का जिक्र करते हैं, मतलब वो एक तरह से कहें कि जो सारे नायक हैं उनको जिक्र करते हुए कहते हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारी संस्कृति, और बाद में जब उसको जोड़ते हैं, जो आपने कहा ना डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ये वो शब्द हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता उसके विपरीत जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू या भारत, उन्होंने कहा
कोई भी जो स्थापित परंपराएं हैं उसके विरुद्ध जाने का काम ये लोग करते हैं। ये सभी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, ये डीप स्टेट है। मतलब मुझे लगता है कि सबसे आसान व्याख्या उन्होंने कर दी कि कोई हिंदू या वो नहीं, किसी भी स्थापित परंपरा को, किसी भी सभ्यता को, संस्कृति को, उसको नष्ट करना वो डीप स्टेट है। और उसमें जोड़ते हुए उन्होंने कहा ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कैसे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कैसे उस पर हम अंकुश लगाएंगे। और साथ में उन्होंने एक बात और कही कि नियंत्रण हम परिवार में करें, जिसमें उन्होंने 3 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र का जिक्र किया बच्चे के, लेकिन साथ में कहा कि कुछ हमें कानूनी दायरा भी तय करना पड़ेगा। ओटीटी को लेकर कानून तो लंबे समय से मांगा जा रहा है और होना ही चाहिए, जिस तरह का भौंडा और भद्दा कंटेंट होता है। नहीं, उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कई चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं कि जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर भी नहीं सकता हूँ, और वो चीज़ें हमारे बच्चों को परोसी जा रही हैं। तो वो किस तरीके से दिमाग में जहर बो रही हैं और समाज में विभेद पैदा कर रही हैं। और जो बात आपने कही, बहुत आसान लहजे में हर्षवर्धन ने ये बात कही कि कैसे जो है आपके दिलो दिमाग में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति एक हीन भावना या उसको लेकर एक निगेटिव, नकारात्मक भाव पैदा किया जा रहा है। तो उससे बचाने के लिए, और ये जो शक्ति संतुलन वाली बात की उन्होंने, ये नहीं कहा कि हम ही पूरी तरीके से शक्ति समाहित कर लें, शक्ति संतुलन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब शक्तियां बराबर होती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई शेर को कोई नहीं काट सकता है, किसी हाथी को कोई नहीं काट सकता, सबसे आसान कौन होता है? बकरा। तो बकरा मत बनिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बात की और कहा कि हिंदू जब वहां पर एकजुट हुए तो निश्चित तौर पर वो चीजें रुकी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हुआ ना। और उन्होंने सरकार के लिए भी कहा है कि हमें और ज्यादा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को हिंदुओं के लिए और ज्यादा खड़ा होना चाहिए। और एक चीज और, मतलब उस संदर्भ में इस बार के जो अतिथि थे, वैसे तो ढेर सारे लोग बुलाए जाते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इस बार के अतिथि अलग अलग जो राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं संघ से जुड़े हुए, बरसों से जुड़े हुए, उसके अलावा जो हिंदू सेविका समिति है उससे जुड़े हुए जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया गया था। और शायद उसके पीछे यही जो संपूर्ण विश्व में संघ की बढ़ती हुई धमक है, स्वीकार्यता है, और उसके साथ साथ कैसे वो उस समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी उनका क्या हिस्सा है। उन्होंने कहा भी कि हमें शक्तिशाली होकर किसी को दुश्मन नहीं बनाना, बिल्कुल हमें शक्तिशाली होकर उस समाज को बेहतर बनाने में मदद करना। बिल्कुल, शक्ति का मतलब और सामर्थ्य का मतलब सिर्फ ये है कि आत्मरक्षा के साथ साथ में, और उन्होंने आत्मरक्षा वाली बात भी बड़ी महत्वपूर्ण कही। जैसे उन्होंने कहा कि गणेश के जुलूस में, अगर गणपति जुलूस में अगर कुछ व्यवधान पैदा होता, पथराव होता, तो उसको भी ठीक से टैकल करना चाहिए। और उसमें आत्मरक्षा की बात भी आई। और इसमें एक थोड़ा सा हर्षवर्धन, मैं इसको अब अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ जरा, इसके राजनीतिक निहितार्थ। बड़ी चर्चा चल रही थी कि भागवत जी बहुत नाराज है मोदी से, अब तो बस मोदी तो गए हो। कुल मिला के अब जो ये मैसेज है, ये मुझे लगता है इसमें बहुत गलतफहमी लोगों को होनी नहीं चाहिए। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ चुका है और इस दिशा में आगे चलने वाला है, इसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं। और मुझे लगता है अगर कोई ना समझे, इससे स्पष्ट तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच किसी तरह के, मतलब कोई भी मतभेद या जो भी कहें वो कोशिश कर रहे थे, उनको भी एक जवाब मिला है। और जाहिर है सरसंघ चालक के बात करने का, कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो संदेश जाना होता है वो तो बड़ी स्पष्टता से जाता है। हाँ, और ये बात अच्छा, चित्र में एक थोड़ा सा याद दिला दूंगा। बढ़िया अगल बगल के सोफे पे नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिला के बात यह है कि जिसके साथ में संघ के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। पहले भी हम लोग सुनते रहे और देखा भी है, आचार व्यवहार में भी देखा है। तो लेकिन जो बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो वहां पर बैठे हुए थे, तो अगर देश सही दिशा में चल रहा है, देश अगर मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीजें चल नहीं वो चल नहीं। और उन्होंने एक बात और कही कि ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं होते हैं, विषय आते हैं, लेकिन उनका निदान होता है, समाधान होता है, और वो लेकिन हम आपस में करेंगे, कोई डीप स्टेट उसमें नहीं घुस सकता।